Was mainly on theoretical part of Runge Kutta method and the Taylor series method. So in the previous class, I told you that we are going to only focus on boundary value problems. Sorry, initial value problems, not the boundary value problems. So in differential equations, we have two type of problems. One is initial value problem, and the other one is boundary value problem. So if you remember, can someone tell me what was initial value problem? इनिशियल मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट के ऊपर और बाउंड्री मींस एट एक्सट्रीम पॉइंट्स बाउंड्री। हाँ, तो इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस दी होंगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक ही पॉइंट पे होगी, नॉट मोर देन वन पॉइंट। तो यहाँ पे लेट्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x इज इक्वल टू 0 पे ही सारी कंडीशन दी होंगी। तो x इज इक्वल टू 0 पे ऐसा दे सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx भी लेट्स से 0 है। अगर वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, दो कंडीशन दी होंगी। Okay, and but here you will have two conditions. One is at x equal to 0, and let's say at any other point as well, x equal to L. So maybe at x equal to 0, y is equal to 0, and at x equal to L, dy by dx is 0. तो यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो वैल्यूज पे हमारे पास ये कंडीशंस दी हैं, सो दिस इज अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू पे ये दोनों कंडीशंस दी हैं, सो दिस इज अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके सिलेबस में सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ही हैं। So let me start. So firstly, we'll start with, I told you that there are two methods of solving initial value problems. One is Taylor series method, other is Runge-Kutta method. So we will start with Taylor series method first. So let me start with Taylor series method. Taylor series तो सबने पढ़ी होगी, right? So ये method उसी से जुड़ा हुआ है. So I'm just writing one differential equation. So differential equation is, let's say, dy by dt is equal to some function of y comma t, जिसमें कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? सो और एक कंडीशन भी दी होगी, और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एक ही कंडीशन रहेगी। लेट्स से ये हमें ये दे रखा है कि y at t is equal to 0 is y naught. And what we want to do is we want to find out the solution of this ordinary differential equation at time, let's say tn+1 पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका सॉल्यूशन, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और टाइम t इज इक्वल टू टी एन पे हमें नॉन है सॉल्यूशन, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इफ द सॉल्यूशन at time tn is given to us, राइट? सो हम ये लिख सकते हैं कि लेट्स से tn+1 जो होगा वो tn प्लस डेल्टा t है, राइट? सो tn प्रीवियस टाइम था, इस पे हमें सब कुछ पता है, सब सॉल्यूशन नॉन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हम tn+1 पे निकालना चाहते हैं, और tn में डेल्टा टी हम ऐड करेंगे तो हमें tn+1 टाइम मिल जाएगा, राइट? तो हम if I try to expand what will be the solution of this differential equation? So solution will be y is equal to some function of y or t, y and t. तो मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को अगर मैं अबाउट टाइम t इज इक्वल टू टी एन एक्सपेंड करूं तो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं लिखूंगा y(n+1), y(n+1) मतलब y at टाइम t इज इक्वल टू tn+1। तो क्या होगा? y at tn प्लस
डेल्टा टी टाइम्स dy by dt, right, at t is equal to tn plus del t whole square divided by 2 factorial d square y by dt square at time t is equal to tn and so on. यही होती है टेलर सीरीज, राइट। और भी हायर ऑर्डर टर्म्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास टाइम t इक्वल टू टी एन पे वाई एन है, डी वाई बाई डी टी है, डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्वेयर है, और मेरे पास डेल्टा टी का वैल्यू है, तो मैं y की वैल्यू t इक्वल टू टी एन प्लस वन पे निकाल सकता हूँ, राइट। तो इसमें मुझे मतलब अगर प्रीवियस टाइम पे वैल्यूज पता है y की और उसके डिफरेंशियल्स की, तो मैं टी एन प्लस वन पे इजिली निकाल सकता हूँ टेलर सीरीज से। अब कितनी एक्यूरेटली मैं निकालना चाहता हूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट ही रहे, तो बस मैं ये पहली दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही लूंगा ये टर्म्स। मैं चाहता हूँ और ज़्यादा एक्यूरेटी और ज़्यादा एक्यूरेटली निकालूँ मैं अपनी वैल्यूज़, तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म भी ले लूंगा, तो ये तीन टर्म्स लूंगा मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा एक्यूरेट हो मेरी टी एन प्लस वन वाली वैल्यू। एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होगी हमेशा, एग्जैक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड तो नहीं है। तो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं क्योंकि टेलर सीरीज इट्सेल्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है। अगर आप टेलर सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स ले लेंगे तभी आप एकदम एक्यूरेट वैल्यू के पास पहुंच पाएंगे, अदरवाइज वो अप्रोक्सीमेट ही रहेगी। तो अब जितनी ज़्यादा टर्म्स लेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। बट देर इज अ मेथड नोन एज यूलर एक्सप्लिसिट मेथड। उसमें हम सिर्फ ये वाली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक की टर्म लेते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से आई एम नेमिंग दिस इक्वेशन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सो डी वाई बाई डी टी कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो डी वाई बाई डी टी तो आपको दिया ही हुआ है, वो एफ ऑफ वाई टी के बराबर है, और एफ आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि एफ का क्या फॉर्म है, वेदर इज इट इज ई रेस्ट पावर वाई टाइम्स टी और ई रेस्ट पावर साइन टी और साइन वाई टाइम्स साइन टी, कुछ भी फॉर्म हो सकता है, बट आपको दिया होगा। डी वाई बाई डी टी आपको दिया है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालना भी इजी है। वो कैसे निकालेंगे, लेट्स से मैं एक बार बता देता हूँ। तो डी वाई बाई डी टी आपको दिया है, क्या है वो, एफ ऑफ वाई टी, वाई को टी, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो होगा डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, राइट। और डी वाई बाई डी टी आपके पास एफ है, तो होगा डी बाई डी टी ऑफ एफ, राइट। अब हम इसको लिखें तो कैसे बनेगा, एफ जो है वो वाई और टी दोनों का फंक्शन है, तो ये ऐसे बनेगा, पार्शियल डिफरेंशियल करना पड़ेगा इसका। सो डेल एफ बाय डेल वाई टाइम्स डेल वाई बाय डेल टी, क्योंकि वाई भी टाइम के साथ वेरी हो सकता है, प्लस डेल एफ बाय डेल टी। और एफ एक्सप्लिसिटली भी, इवन इफ वाई इज कांस्टेंट, लेट्स से मैं बोलता कि ये साइन वाई टाइम्स कोस टी है फंक्शन, ठीक है। तो आप डी एफ बाई डी टी निकालना चाहते हैं, तो पहले आप जो जो पार्ट y का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास डेल वाई बाई डेल टी, यहाँ डेल नहीं आएगा, डी आएगा, क्योंकि y जो है वो सिर्फ टाइम का ही फंक्शन है और किसी चीज़ का फंक्शन नहीं है, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल बन जाएगा, पार्शियल नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हम पहले करेंगे cos y इंटू डी वाई बाई डी टी बनेगा, क्योंकि और फिर प्लस, ऐसा हो सकता है y कांस्टेंट रहे और सिर्फ टाइम ही चेंज हो, तो ये डेल एफ बाई डेल टी उसके लिए है, ठीक है। तो ओवरऑल जो डी एफ बाई डी टी होगा वो डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस डेल एफ बाई डेल टी, ये बनेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि एफ वाई और टी दोनों का फंक्शन है। नाउ वी हैव दिस, सो मैं डेल एफ बाई डेल वाई को एज इट इज लिखता हूँ, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ प्लस डेल एफ बाई डेल टी। तो मेरे पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, इसके, सब कुछ एफ की टर्म्स में आ गया मेरे पास, राइट। तो आपके पास एफ रहेगा तो एफ डेल एफ बाई डेल वाई निकाल पाओगे, फिर इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर पाओगे, प्लस एफ है तो डेल एफ बाई डेल टी भी निकाल सकते हो।
ठीक है, एफ का फॉर्म आपको दिया होगा। तो इस तरह से हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर निकल जाएगा। ऐसे ही आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, जितनी एक्यूरेसी आप लेना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये है टेलर सीरीज मेथड, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Sir, how did you write that dy by dt is equal to fy comma t? क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है ना, देखो डी वाई बाई डी टी जो है, क्वेश्चन क्या था, डी वाई बाई डी टी जो है वो एफ वाई कॉमा टी है, Thank you. इसलिए लिखा है। एनीथिंग एल्स? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्योंकि एफ वाई और टी दोनों का फंक्शन है, सो Yes, sir. firstly we have to partially differentiate f with respect to y, and since y is a function of t, so we have to differentiate y with respect to t as well, plus क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में तो अभी हमने किया नहीं, क्योंकि टाइम का भी तो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिटली, तो उसको हमने फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करके टाइम के साथ भी रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब टाइम का बेसिकली हम टाइम के साथ ही डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, बट वाई में भी टाइम का इफेक्ट है, तो ये उसको अकाउंट कर रहा है। और अलग से भी अगर टाइम का कोई टी का कोई मल्टीपल है तो उस ये वाला टर्म उसको अकाउंट कर रहा है। ओके, सो फाइनली अगर हम अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस मेथड में हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ा रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की इंफॉर्मेशन देके, राइट? So in Taylor series method, we increase the accuracy of the method by giving information in terms of higher order derivative of the of the solution, right? But जरूरी नहीं है कि हम, अब कई बार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर आपके पास, लेट्स से एफ एफ हैज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो आप डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे हायर ऑर्डर, ठीक है? ऑल्सो अगर आपके पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एफ का कोई फॉर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? सो लेट्स से एफ एफ की आपके पास वैल्यूज हैं, तो आपको फिर फाइनाइट डिफरेंस से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव इसका, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइनाइट डिफरेंस से निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एफ का बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आपके पास, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है। इसीलिए हम एक ऐसा मेथड चाहते हैं जिसकी जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ एफ के बारे में ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से बढ़ाई जा सके। We don't want to give more information in terms of derivatives of y or derivatives of f, but we want to give information in terms of more and more values of f. Let's say like this. So Ranga-Kutta method is such a method जो कि f की वैल्यूज लेता है, इंटरमीडिएट वैल्यूज। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम सिर्फ या तो हम वैल्यू tn पे ले रहे हैं और उससे tn प्लस वन पे वैल्यू निकाल दे रहे हैं, लेकिन tn और tn प्लस वन के बीच भी तो बहुत सारा टाइम या बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए डिपेंडेंट और एफ की वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे एफ की। अभी हम एफ की वैल्यू सिर्फ टाइम टी इक्वल टू टी एन पे दे रहे हैं यहाँ, लेकिन हम लेट्स से टी एन और टी एन प्लस वन के बीच में, लेट्स से वी हैव दिस टी एन एंड हियर वी हैव टी एन प्लस वन। तो अभी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहे हैं टी एन पे, यहाँ पे हम एफ की वैल्यू दे दे रहे हैं, और फिर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दे दे रहे हैं। डी वाई बाई डी टी एफ की है, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दे रहे हैं या डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम टाइम टी इक्वल टू टी एन पे ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज टेलर सीरीज मेथड, जहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन टाइम टी इक्वल टू टी एन पे ही प्रोवाइड करते हैं। बट in Rangakutta method we provide intermediate information also. तो लेट्स से हमने कुछ 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब हम tn प्लस वन पे वैल्यू निकालने के लिए हम f की वैल्यू इन पॉइंट्स पे भी देंगे, इन पॉइंट्स पे f की वैल्यू को यूज करेंगे। इससे मैं इसको बोल रहा हूँ f1, इसको बोल रहा हूँ f2, इसको बोल रहा हूँ f3। तो यहाँ पे आपको f को डेरिवेट नहीं करना पड़ेगा, डेरिवेटिव नहीं निकालना है, सिर्फ f की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, राइट?
So this is the advantage of Runge-Kutta method. So let me just write what I have discussed. So here in Taylor series method, here the accuracy of approximating yn plus 1 can be increased by including more terms in Taylor series. And including more terms in Taylor series is equivalent to providing in terms of higher order derivatives. That is, by providing more information about derivative of y, that is dy by dt, और उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं. But let's say if we only take first two terms in Taylor series, like these two terms, so it is known as explicit Euler method. So let me just write. So if we only take first two terms in Taylor series, so it is known as explicit Euler method. इसमें हम yn plus 1 will be equal to yn plus delta t times f रहेगा, और जो कि yn, tn पे evaluate होगा. So this is explicit Euler method. So we call it as explicit क्योंकि you can search about difference between explicit and implicit numerical methods. So explicit numerical methods, in explicit numerical methods, solution at the next iteration depends on all the values at the previous iteration. So solution at time t is equal to tn plus 1 is dependent on all the values at time t is equal to tn. So यहाँ पे y जो है वो t is equal to tn पे evaluated है, f भी टाइम t is equal to tn पे evaluated है, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन टाइम t is equal to tn पे है. But in implicit numerical methods, the solution at the current iteration also depends on the values at the current iteration. इसलिए उसको implicit बोला गया. मतलब हो सकता है कि मतलब इस तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ तो let me choose. So yn plus 1 may be yn plus delta t times f of yn plus 1 और tn plus 1. तो यहाँ पे अब हमें f जो है वो टाइम t इक्वल टू tn पे नहीं चाहिए, टाइम t इक्वल टू tn plus 1 पे ही चाहिए. तो जो y की वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू tn plus 1 पे है, वो f की उसी टाइम, उसी करंट टाइम पे वैल्यू जो आएगी उस पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. हालांकि हमें f की वैल्यू करंट टाइम पे हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये yn प्लस 1 तो हमें पता ही नहीं है, tn प्लस 1 तो चलो पता है. इसलिए हम इसको आइट्रेटिवली सॉल्व करते हैं. मतलब पहले yn tn से स्टार्ट करेंगे, फिर आइट्रेटिवली सॉल्व करेंगे ताकि यहाँ पे yn प्लस 1 और tn प्लस 1 आ जाए. इसका मतलब सॉल्यूशन टेक्निक्स हैं फॉर सॉल्विंग इम्प्लिसिट मेथड्स, बट इसको हम इम्प्लिसिट यूलर मेथड बोलते हैं. ओके, बट वी विल यूज दिस ओनली एक्सप्लिसिट यूलर मेथड. इसमें इम्प्लिसिट यूलर मेथड इज, I mean, implicit numerical methods are more stable compared to explicit methods.
अगेन क्योंकि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कि आप करंट आइट्रेशन पे ही एफ की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, पिछले आइट्रेशन पे नहीं, जो कि बेटर है क्योंकि करंट सॉल्यूशन जो है वो करंट स्टेट पे ही ज़्यादा डिपेंड करेगा, प्रीवियस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बट आप करंट स्टेट की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस वन, बट दिस इज ईजियर टू अप्लाई। इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आइटरेटिवली सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आइट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको वाई एन पता है और एफ ऑफ वाई एन टी एन पता है और डेल्टा टी पता है, डायरेक्ट वैल्यू डालो ये आ जाएगा एक ही स्टेप में, एक ही आइट्रेशन में, बट इसको आइटरेटिवली सॉल्व करना पड़ेगा। एनीवे, सो let me go ahead. I'm just writing here that the accuracy हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना इजी नहीं है, सो बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of y comma t is not always straightforward, and this can be difficult to evaluate. Okay, so that's why we go for Runge-Kutta methods. So in Runge-Kutta method, what we do, we provide information in terms of more values of f between tn and tn plus 1. So in Runge-Kutta method, what we will do is we will give more information in terms of more values of fy comma t between tn and tn plus 1. Okay. So let me write down the formula for Runge-Kutta method. So there are two types of Runge-Kutta methods that are there. One is second order Runge-Kutta method and one is fourth order Runge-Kutta method. So I'll only write the formula of fourth order Runge-Kutta method because that is more accurate. For the proof of Runge-Kutta methods, you can always go back to Parviz Moin and Stephen Chapra. So they have given the proof for second order Runge-Kutta methods, and then you can extend that proof for fourth order Runge-Kutta methods. In the class, I'm not writing the proof because at the end, the formula will be used at the end, and you will also end up applying the formula in the questions. Even if you will read the proof, I mean, you can forget the proof after few months. But if we see the formula and its advantages and its application, you will not forget that. So yeah, for the proof, you can refer to these two books, but I'm just writing the formula for the time being. So, okay, let me just write. So we are going to do fourth order Runge-Kutta method. मुझे लग रहा है आप लोगों में से कोई भी नोट्स नहीं बना रहा है क्योंकि मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप बोल नहीं रहे हैं मुझे कि ऊपर स्क्रॉल मत कीजिए या Yes, sir. Sir, we are doing it. ओके ओके फोर्थ ऑर्डर. So if anyone has any question in between, they can stop me and ask the question. फोर्थ ऑर्डर रंगाकुता मेथड. फोर्थ ऑर्डर क्यों बोला है? क्योंकि मैं tn और tn plus 1 के बीच
मतलब क्योंकि मैं 4 वैल्यूज इवेलुएट करूंगा एफ की, ठीक है, इसलिए इसको फोर्थ ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड बोला है, ठीक है। जैसे एक्सप्लिसिट ऑर्डर मेथड में सिर्फ एक ही वैल्यू पे हम चल रहे हैं ना, जैसे एफ की है इसमें एक ही वैल्यू है, ऐसी 4 वैल्यूज इवेलुएट करूंगा मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो फोर्थ ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड, लेट मी जस्ट राइट डाउन, we will evaluate f of y comma t at 4 points. तो इसका जो फॉर्मूला है वो है वाई एन प्लस वन, जो है वो डिपेंड करेगा वाई एन पे, प्लस के वन, मैं बताऊंगा के वन, के टू, के थ्री, के फोर क्या है, के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है। और जो के वन है वो है डेल्टा टी टाइम्स, इसको हम एच भी बोल देते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एच जो है वो डेल्टा टी है, एच टाइम्स एफ ऑफ वाई एन कोमा टी एन, ठीक है। तो ये एक तरह से के1 क्या हुआ, के1 डेल्टा वाई को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन क्या बनेगा, डेल्टा टी इंटू एफ ऑफ वाई एन टी एन, और हमने के1 को लिखा है डेल्टा टी, सो ये वाला पार्ट आपका के1 है, तो किसके बराबर होगा, डेल्टा वाई के, ठीक है, वाई एन माइनस वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। तो एक तरह से ये वाई के चेंज का इंफॉर्मेशन है। सो के1 हुआ, फिर जो के2 इवेलुएट होगा, सो दैट विल बी एच एफ ऑफ, अब हम एफ जो इवेलुएट करेंगे वो वाई एन पे नहीं करेंगे प्लस, बल्कि वाई एन प्लस के वन बाई टू पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया के वन जो है वो चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम चेंज इन वाई, तो उसका हाफ ले लिया हमने, तो वाई एन में चेंज इन वाई का, सम चेंज इन वाई का हाफ प्लस कर दिया, तो ये आया। एंड देन टी एन को भी हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो टी एन जो है वो टी एन प्लस एच बाई टू That's हो the जाएगा। value. यस प्लीज। No, sir, sorry. ओके, सो के थ्री होगा सिमिलरली एच एफ ऑफ वाई एन प्लस के टू बाई टू, और टी एन प्लस एच बाई टू पे वो भी इवेलुएट होगा, और के फोर जो है वो वो इवेलुएट होगा वाई एन प्लस के थ्री पे और टी एन प्लस एच पे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्थ ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड, इतना ही है बस। इसमें आप देख रहे हैं हमने 4 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, के वन के टू के थ्री के फोर के टर्म्स में, के वन जो है वो सम चेंज इन वाई दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ वाई इन टी एन, के टू जो है वो सम चेंज इन वाई दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ वाई एन प्लस सम चेंज इन वाई डिवाइड बाई टू पे इवेलुएट किया हमने, जो कि के1 से निकाला था, और टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, टी एन प्लस एच बाई टू पे इवेलुएट किया हमने। सिमिलरली के थ्री जो है वो एच टाइम्स एफ ऑफ वाई एन प्लस के टू बाई टू है, मतलब अब हमने वाई एन प्लस के टू बाई टू ले लिया के वन की जगह, और टाइम अगेन टी एन प्लस एच बाई टू पे ही रहा, और के फोर जो है वो वाई एन प्लस के थ्री हो गया, राइट। और टाइम जो है हमारा टी एन प्लस एच हो गया, टी एन प्लस एच हमारा टी एन प्लस वन ही है एक्चुअली में, बिकॉज एच हमारा जो है वो डेल्टा टी है, राइट। सो टी एन प्लस वन जो है वो हो जाएगा टी एन प्लस डेल्टा टी, और जो कि टी एन प्लस एच लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो करंट टाइम तक पहुंच चुका है, एक तरह से इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन भी थोड़ी थोड़ी जा रही है इसमें, ठीक है। ये करंट सॉल्यूशन को इवेलुएट करने के लिए हम करंट टाइम स्टेप तक पहुंच चुके हैं, थोड़ी थोड़ी इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन भी जा रही है इसमें। एनीवे, और इन सब का हमने एवरेज ले लिया एक तरह से, तो के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर डिवाइड बाई सिक्स, ट्वाइस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हाफ लिया था, मतलब इसका हाफ, न हाफ हाफ टाइम्स बढ़ाया था इसको, टाइम में भी और वाई में भी, इसलिए इसका डबल कर दिया एक तरह से उसको इक्विवेलेंट करने के लिए, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। नो सर। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब
ज्यादातर आप देखेंगे कि रंगाकुता मेथड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही लगाया है, लेकिन रंगाकुता मेथड जैसे मैंने बताया कि वो किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कितनी भी नॉन लीनियर हो, राइट, सबको सॉल्व कर सकता है। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होनी चाहिए बस, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम टीएन पे ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बेसिकली स्टार्ट तो हमने यहीं से किया है ना। जो केवन है वो टीएन पे इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, उसी से केवन आया, फिर केवन से ही फिर के टू आया, फिर के टू से के थ्री आया, फिर के थ्री से के4 आया। बट लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो टीएन ही रहेगा। तो सम इनिशियल वैल्यू ही प्रॉब्लम होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम कर पाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है वो मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए लिखवाया है बेसिकली। इस फॉर्मूला के कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो यही रहेगी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कोमा टी एंड वाई एट टी इज इक्वल टू जीरो इज वाई नो। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मूला तो जो है वो ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है बस, तो हम इससे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, नॉन लीनियर कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, हाँ, तो ये सारी मेथड अभी सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो हम हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू फर्स्ट ऑर्डर ordinary differential equation. And once we have first order ordinary differential equation, we can apply this formula. So we will also learn how to convert higher order ordinary differential equation to first order ordinary differential equation. Actually, एक हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक सेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। तो एक हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक ही फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, बल्कि ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो कि कपल्ड होंगी आपस में। ठीक है। So firstly, I'll introduce you to the coupled first order differential equation. Then I will tell you how to convert higher order differential equation to a coupled first order differential equation. ठीक है। So let me just write fourth order the method for a system of first order differential equation. सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब बहुत सारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो आपस में कपल्ड है, उनको हम सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। So let me just introduce you to first order, I mean first order system of first order ordinary differential equations. System of differential equations. मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कपल डिफरेंशियल इक्वेशन, कपल्ड क्या बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट, सो डी वाई वन बाई डी टी। तो बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, तो बहुत सारे उसके वेरिएबल भी होंगे। तो पहला वेरिएबल लेट से वाई है, तो डी वाई वन बाई डी टी जो डिपेंड करेगा वो एफ वन पे डिपेंड करेगा। एफ वन इज सम फंक्शन, सो दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, एंड वाई वन वाई टू लेट से वाई एन वेरिएबल है हमारे पास। तो वाई एन डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी। ठीक है। सो सिमिलरली डी वाई टू बाई डी टी जो है वो किसी और फंक्शन का फॉर्म बदल जाएगा, लेकिन वेरिएबल वही रहेंगे। डिपेंड करेगा। सिमिलरली डी वाई थ्री बाई डी टी जो है वो एफ थ्री टी टाइम्स वाई वन कोमा वाई टू कोमा टू वाई इन, राइट, एंड सो ऑन।
So we will go up to dy n by dt. So that will be fn and t times y1 comma y2 up to yn. ओके, तो ये कपल्ड इसलिए है क्योंकि y1 जो है, y1 dy वन बाई dt जो है वो y1 पे भी डिपेंड कर रहा है, y2 पे भी कर रहा है, y3 पे भी कर रहा है। dy2 बाई dt जो है वो y1 पे भी कर रहा है, y2 पे तो कर ही रहा है, और बाकी सारे वेरिएबल्स पे भी कर रहा है। तो हम इंडिपेंडेंटली नहीं सॉल्व कर सकते। dy वन बाई dt को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको y2 भी चाहिए होगा, और y2 को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जो कि y3 पे भी डिपेंड कर रही है, और y3 अगर आपको चाहिए तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सारी आपस में कपल्ड है, किसी को भी आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो इस तरह की कपल डिफरेंशियल इक्वेशन में रंगाकुता मेथड कैसे लगाना है वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल कपल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो ही वेरिएबल है। सो लेट मी जस्ट राइट d1 dy1 by dt will be f1 times t y1 y2, और dy2 by dt जो है वो होगा f2 times t y1 y2. This is fine. So I forget what was the previous equation number. Anyway, so let me write it 1 and 2 again on this page. तो इसमें हम दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। सो के भी जो है वो के इन दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग निकलेंगे। सो k1 k2 k3 k4 फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी रहेगा, k1 k2 k3 k4 सेकंड इक्वेशन के लिए भी रहेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ k11। k11 मतलब पहला इसका जो इंडिसेस है वो तो k1 k2 k3 k4 वाला ही है। जो सेकंड इंडिसेस है वो डिनोट कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं या सेकंड ले रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ k11 क्या होगा, h ऑफ f1 ऑफ t n। पहले हम n पे ही इवेलुएट करेंगे सब, फिर y1 भी n पे रहेगा और y2 भी n पे रहेगा, राइट। ये k11 हो गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड इक्वेशन का भी हमें लिखना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन का आएगा k1, पहला ही k निकाल रहे हैं लेकिन सेकेंड इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं तो k12 हो जाएगा। दैट विल बी h ऑफ f2 टाइम्स सारा कुछ ये tn कोमा y1n और y2n पे ही इवेलुएट होगा, राइट। सिमिलरली अब हम दूसरा के निकालेंगे लेकिन फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालेंगे, राइट। तो किस पे डिपेंड करेगा, h ऑफ h टाइम्स f1, और tn जो है वो प्लस h/2 पे इवेलुएट होगा, और h हमारे पास लेट से डेल्टा t है। ठीक है, और y1n जो है y1n, तो ये k11 क्या दिखा रहा था, एक तरह से y1n में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, राइट, क्योंकि वो पहले इक्वेशन की कोरस्पॉन्डिंग है। तो y1n जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, y1n प्लस k11 डिवाइड बाई 2। और y2n कितना बढ़ेगा बताओ, y2n में क्या आएगा, k11 डिवाइड बाई 2 आएगा या k12 डिवाइड बाई 2 आएगा? और सर यस टेल मी। K2 k21, 1 2 हाँ k12 आएगा, राइट, क्योंकि k12 जो है वो y2 को y2 में चेंज जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है k12। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सेकंड की इवेल्युएट होगा सेकंड इक्वेशन के लिए, तो सिमिलरली बाकी सब तो सेम रहेगा, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा f2, और ये इवेल्युएट होगा tn प्लस h/2 पे, और ये y1n प्लस k11 डिवाइड बाई 2 और y2n प्लस k12 डिवाइड बाई 2 पे इवेल्युएट होगा। इज दिस फाइन? नाउ यू टेल मी, यहाँ पे ये थर्ड के होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इसमें f1 आएगा, tn किस पे वैल्यू उठेगा, tn प्लस h/2 रहेगा इसमें,
Now what should I write here? y1n plus, tell me. You can look back the formula for Runge method that I have written above. K11 into k11 आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब k1 था उसके बाद क्या आया था, k2, पिछले वाला यूज करना है. yes sir sorry So here it will be k21 A21 और यहाँ पे क्या आएगा, y2n plus A2 k22. A22 for Correct, very good. So now we have, यहाँ पे थर्ड के रहेगा लेकिन सेकंड इक्वेशन के लिए है, बाकी सब सेम है, बस f2 चेंज हो जाएगा. So tn plus h by 2 y1n plus k21 divided by 2 and y2n plus k22 divided by 2, right? And finally we have k41, right? So हम लिख सकते हैं h times f1, यहाँ पे tn plus h पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे y1n plus k31 हो जाएगा और y2n plus k32 हो जाएगा. तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 4 2, so that will be h of f2 times tn plus h y1n plus k31 और y2n plus k32. ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन के लिए निकाल लिया k की सारी वैल्यूज. तो हमारे पास अब y1 एट टाइम t इक्वल टू n प्लस वन जो है वो रहेगा y1 एट टाइम t इक्वल टू n प्लस इन सब का एवरेज k11 प्लस ट्वाइस ऑफ k21 प्लस ट्वाइस ऑफ k31 प्लस k41 डिवाइड बाय 6. सिमिलरली यहाँ पे y2 जो है वो n प्लस वन पे रहेगा, वो होगा y2 एट n प्लस k12 प्लस ट्वाइस ऑफ k22 प्लस ट्वाइस ऑफ k32 प्लस k42 डिवाइड बाय 6. ठीक है, इज दिस फाइन? You can ask me if you have any doubt. Okay, if you don't have any doubt, I'm just writing this form into a vector form ताकि बाद में अप्लाई करना इजी रहे. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y1 y2 at time t is equal to t plus 1 will be equal to y1 y2 at time t is equal to tn plus 1 by 6 times k11 plus twice of k21 plus twice of k31 plus k41 और यहाँ पे रहेगा k12 plus twice of k22 plus twice of k32 plus k42. ठीक है, इज दिस फाइन? तो yes sir हम इसको और कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं y बार अंडरस्कोर जो कि एक वेक्टर को दिखा रहे हैं एट n प्लस वन इज इक्वल टू y बार एट n, y वेक्टर एट n प्लस 1 by 6 टाइम्स k वेक्टर. ठीक है, और जो k वेक्टर है आपका वही हो जाएगा, y वेक्टर आपका ये है. अब लेट्स से हमारे पास तीन इक्वेशंस रहती हैं, अगर y1 y2 y3 रहता है, इसमें अभी इसमें दो इक्वेशन थी, लेट्स से तीन कपल सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला, बस यही वाला फॉर्मूला अगर आप मेरे को बताएंगे तो सही रहेगा. तो y1 y2 y3 at n plus 1, so that will be equal to y1 y2 y3 at n plus 1 by 6 टाइम्स. यहाँ क्या आएगा बताइए?
फर्स्ट रो में क्या आएगा? ये वन वन K11, प्लस हम्म K21, twice of K21, plus twice of K31 plus K41, यहाँ क्या 1 आएगा? 2 हम्म plus twice of K22 plus twice of K32 plus K42, K3 यहाँ पे K13 plus twice of K23 plus twice of K33 plus K43. यस करेक्ट। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। So now you have learned how to apply Runge-Kutta method to couple set of differential equation। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि how to convert a higher order equation to a coupled set of first order differential equation। ठीक है, so अगर हमने वो सीख लिया तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब कोई भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन आए, हायर ऑर्डर आए, तो हायर ऑर्डर को पहले हम फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। और किसी भी सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रंगाकोता मेथड कैसे लगाना है वो तो हमने सीख ही लिया है अब। ठीक, इट्स अ कंप्लीट लूप। सो लेट मी जस्ट राइट हाउ टू reduce higher order ODEs to system of coupled first order ODEs, ordinary differential equations। इसको हम स्टेट स्पेस अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होती है? स्टेट मींस लेट्स से यू हैव अ डायनामिकल सिस्टम। सो उसमें एक मास है, बहुत सारे स्प्रिंग, मतलब मान लो एक मास है और स्प्रिंग है। स्टेट क्या होगी इस सिस्टम की? उस मास की क्या पोजीशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, ये उसकी स्टेट होगी, राइट। अब Yes. स्टेट स्पेस अप्रोच में हम मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेट्स लेते हैं। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेट एक सिस्टम की क्या होगी? लेट्स से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, क्योंकि वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम बनेगा। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी बनाएंगे तो आपको दो ही कंडीशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। सो दैट कुड बी आइदर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। सो आई एम टेकिंग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कितने आपको स्टेट वेरिएबल चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, दैट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एंड स्पेस इज because that state is evolving in time, right? So you can imagine like that the state of the system has a space। so state space क्या है? एक ऐसा space है जिसमें सिस्टम की बहुत सारी states हैं। So you can imagine a space in which the state of the different states of the system is there, and those states will be achieved Space, space, as we progress in kind time। of- Yes, please tell me। not sir, space kind of thing. यू हैव नॉट अंडरस्टूड। सो स्टेट तो वो हो गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स कितने चाहिए आपको एक सिस्टम की स्टेट डिफाइन करने के लिए। और स्टेट स्पेस, जैसे आपने हिल्बर्ट स्पेस सुना होगा, या Sir, रियल I नंबर was saying स्पेस। that phase space जैसा कुछ. हाँ, वैसा भी सोच सकते हैं आप। तो स्टेट स्पेस ऐसा स्पेस है जिसमें सिस्टम की बहुत सारी स्टेट्स हैं, और क्योंकि वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, तो वो स्टेट्स अचीव होंगी टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। सो लेट मी जस्ट show you how to convert a second order ODE to a system of first order ODE। So let's say we have, आज मैं आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको करके लानी है। वो वेबसाइट देखी है आप लोगों ने जो मैंने दी थी, लर्न बाय एग्जांपल पाइथन। Yes, sir. तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग कि नहीं आ रहा है समझ अभी भी?
यस टेल मी। तो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस भी है ये। और क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो इनिशियल कंडीशन है इसमें, तो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सो हमें सॉल्व करना है। सो द प्रॉब्लम इज वी हैव टू सॉल्व फॉर yx वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 10 तक जा रहा है, और उसमें जो टाइम x में इंक्रीमेंट करना है, सो अवर h इज 0.1। सो मीन्स ये जो हमारा डेल्टा x रहेगा, इतना हम एक बार में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सो हम 100 स्टेप्स में पहुंचेंगे x = 10 तक, तो हमें सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, लेट्स से इन बिटवीन जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं। उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्टली वी विल अप्लाई स्टेट स्पेस अप्रोच। ध्यान से सुनिए, इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए पहले देखना है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितने हैं, क्या है मतलब इक्वेशन में। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, मतलब 2 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो उससे एक ऑर्डर कम तक के वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं हमें। सो लेट्स से मैं मान रहा हूँ ये जो स्टेट वेरिएबल मैं डिफाइन करूंगा, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से एक डेरिवेटिव कम रहेंगे, ठीक है। सो मैं मान रहा हूँ लेट्स से मेरा y जो है वो v1 से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, y v1 से, और dy/dx जो है वो मैंने v2 से रिप्रेजेंट किया। ये दो स्टेट वेरिएबल है मेरे, इन्हीं स्टेट वेरिएबल से मेरा पूरा सिस्टम डिफाइन हो जाएगा। कैसे, देखिए। और मैं d2y/dx² को v3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे एक ऑर्डर कम डेरिवेटिव तक रहना है, ठीक है। सो दो स्टेट वेरिएबल मैंने डिफाइन किए। अब मैं d2y/dx² को क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ d/dx ऑफ dy/dx, और dy/dx v2 है, तो वो dv2/dx बन जाएगा, राइट। अब आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर दीजिए। सो पुट इन 1। सो d² y और dx² क्या हुआ? dv2/dx, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -0.5 ऑफ dy/dx जो कि v2 है, -2 ऑफ y जो कि v1 है, राइट। अब हमारे पास एक v2 और v1 में सारी इक्वेशन बन गई। सो dv2/dx इज इक्वल टू -0.5 ऑफ v2 -2 ऑफ v1, राइट। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। एक ही इक्वेशन दो वेरिएबल को तो सॉल्व नहीं कर सकती, तो दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आप v1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? v1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv1/dx किसके बराबर हो जाएगा? dy/dx जो कि v2 के बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि dv1/dx इक्वल टू v2। तो इसको अगर आप लिखेंगे इस तरह से, f1 ऑफ x कोमा v1 v2 हो गया ये, और ये हो गया f2 ऑफ x v1 v2। हालांकि इसमें कोई x नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन x हो भी सकता था, तो मैंने एक जनरलाइज वे में लिख दिया। इसमें x और v1 नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, हो भी सकता था ना, इसलिए मैंने जनरलाइज वे में लिखा है। तो इसमें जब मैं x में बढ़ूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस v2 का ही इफेक्ट आएगा इसमें, और इसमें v1 और v2 का ही आएगा, x का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट क्योंकि हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इधर। सो अब मैंने क्या किया, आप देखेंगे तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको मैंने एक सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो मेरा v1 है वो y है, तो मेरे को दिया हुआ है v1 एट x इज इक्वल टू 0। क्या है उसकी वैल्यू? देखो दी हुई है यहाँ पे, v1 एट x इक्वल टू 0 1 है। मैं यहाँ पे ले लूंगा इसको। सिमिलरली dy/dx यानी कि v2 एट x इक्वल टू 0 पे 0 दिया हुआ है, तो v2 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सो मैं रंगा मेथड अप्लाई करूंगा, बस मेरे को v1 और v2 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सो v1 एट v2 v1 एंड v2 एट x इज इक्वल टू
n plus 1 will be equal to v1 v2 at x is equal to n, which we are starting from 0, so initially xn 0 रहेगा, मैं आपका लिखूंगा प्लस 1/6 times k1 1 plus twice of k2 1 plus twice of k3 1 plus k4 1. ठीक है, नाउ यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस. ठीक है, एटलीस्ट हाथ से x इज इक्वल टू 0.1 पे, आप x इक्वल टू 0 पे तो दे ही रखा है, तो x इक्वल टू 0.1 पे आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं. और ये वैल्यू मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना क्या आ रही है. x इक्वल टू 0.2 पे निकाल सकते हैं, फिर x इक्वल टू 0.3. ये तीन वैल्यूज मुझे निकाल के बताना. ठीक है, और मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, उसकी आपको पाइथन पाइथन असाइनमेंट है ये. तो यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय संडे. ये भले ही मत कीजिएगा मतलब, लेकिन ये असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए. ये भी आसान ही है, तो मैं एक्चुअली बस लेट से आप x इक्वल टू 0.1 पे ही निकाल के ले आना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये निकाल के ले आना, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा. असाइनमेंट में आपको पाइथन असाइनमेंट है, इसको कोड करके लाना है. कोड में आपको बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन ही दे रहा हूँ मैं, अभी सेकंड ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, तो स्टेट स्पेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो डी वाई बाई डी टी क्या है, वो एफ ऑफ वाई को टी बनेगा, और वो एफ ऑफ वाई को टी आपको दे रखा है, विच इज -2y + 2 - e पावर -4t. ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, और इसमें आपको डेल्टा टी यानी कि h जो है वो दे रखा है 0.1, और ये भी दे रखा है y एट t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रखा है 1. ठीक है, तो आपको t स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो इसमें भी लेट से 10 तक आपको निकालना है. कोड से तो निकालना आसान रहेगा, तो 100 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 0.1 का आपको इंक्रीमेंट करना है. और इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन भी, मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आप रंगा कुत्ता से प्लॉट करेंगे, मान लो टी की वैल्यू प्लॉट करेंगे और वाई की वैल्यू प्लॉट करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको कोड बनाना है जिसमें कि यहाँ वाई की वैल्यू रहेगी या टी की वैल्यू रहेगी, और एक समथिंग लेट से ग्राफ आएगा कुछ, लेट से ये आर के 4 रंगा कुत्ता 4 मेथड से आ रहा है. और इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन भी आप हाथ से निकाल सकते हैं. तो इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है वो ये है, 1 + 1/2 e to the power -4t -1/2 e to the power -2t. ठीक है, आप हाथ से निकाल सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो ऑल्सो डू द डेरिवेशन. ये हाथ से करनी है टू अराइव एट दिस एनालिटिकल सॉल्यूशन. राइट, और अब आपके पास एनालिटिकल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आप कोई भी टाइम का वैल्यू डालिए, आपके पास y आ जाएगा. तो आपको कंपेयर करना है, लेट से आपके पास एनालिटिकल सॉल्यूशन कुछ आ रहा है, तो एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है रंगाकुता मेथड से कितना, रंगाकुता मेथड जो रंगाकुता मेथड है वो एनालिटिकल सॉल्यूशन से कितना डेविएट कर रहा है, क्योंकि एनालिटिकल सॉल्यूशन तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एनालिटिकल सॉल्यूशन. इन दोनों को प्लॉट करना है ऐसे. ये पाइथन में सॉल्व करके लाना है, एंड टेलीग्राम पे आई एम गिविंग यू टाइम. सो संडे को शाम को 7 बजे क्लास है, तो यू कैन सबमिट बाय 6 p.m. सो यू कैन कोड स्टार्ट कोडिंग ऑन गूगल कोलैब, और जो फाइल होगी आपकी वो उसमें नाम होना चाहिए assignment 1 A1 एंड देन योर नेम ऐसे, इस तरह के फॉर्मेट में आपको करना है, और टेलीग्राम ग्रुप पे ही भेज दीजिएगा आप. ठीक है, सो इज देयर एनी क्वेश्चन डाउट? हाँ सर. ये करके लाना है असाइनमेंट, और
मैं डायरेक्ट असाइनमेंट दे रहा हूँ बिना कोड सिखाए, क्योंकि मुझे पता है कि कोड जो है वो करने से ही आता है। आप एक बार इसमें दिमाग लगाना शुरू करोगे, सो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो जस्ट ट्राई and please send this assignment by 6 p.m. Sunday 6 p.m. all of you. Okay, so we will stop here for today. Okay, sir. Thank you.